एक देश के लिए सबसे जरूरी चीज है उनके अपने कानून, जिसके आधार पर इसके सिस्टम और सिटीजन्स गवर्न होते हैं। और उस आधार का नाम है संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये 11 देशों से बोरो किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में हमारे संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और कुछ 299 मेंबर्स ने मिलकर इसे लिखा। और इसीलिए बहुत मुमकिन है कि शायद ही कुछ ऐसे पहलू छूटे होंगे जो कवर नहीं हो। पर दोस्तों, समस्या तब आती है जब इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है और इसी मिस इंटरप्रिटेशन से उत्पन्न होते हैं ऐसे हालात जहां कभी कभी प्रोविजंस और राइट्स में एक जंग से छिड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो क्रॉप अप हुआ है। यहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रोविजंस को लेकर कोहराम सा मचा हुआ है। जो इस खबर से अनजान हैं उन्हें बता दें, अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में यहां के मूल निवासी अवैध तरीके से बढ़ते मस्जिद की संख्या के खिलाफ जोरों से आंदोलन चला रहे हैं। और वही यहां के एक डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ एक्टिविटीज के खिलाफ एक गांव के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग इन दोनों धर्मों के खिलाफ है। अब जाहिर सी बात है, कईयों के मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि ये क्या बाकी धर्मों के खिलाफ भी इस तरह से आवाज उठाते हैं? मैंने आपके इन सवालों का जवाब, जहां हिंदू और बौद्ध धर्मों को, खास करके अरुणाचल प्रदेश में उनके स्थान को, अपनी इस एपिसोड में दिया है और लिंक मैं यहां शेयर कर रहा हूं। इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आप समझ जाएंगे यहां के मूल निवासी इन दोनों धर्मों को बाकी धर्मों के तुलना क्यों कम खतरा समझते हैं। तो बेसिकली आज के इस डिस्कशन में हम 2 चीजों को समझेंगे। पहला, ट्राइबल प्रैक्टिसेस से जुड़ा कंसेप्ट और हमारे समाज में रिलीजन के रोल को लेकर। तो पहले हम ट्राइबल कंसेप्ट को समझते हैं। तो भाई, ये ट्राइबल्स है कौन? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्राइबल का डेफिनेशन कुछ इस तरह दिया गया है: अ सोशल ग्रुप consisting of families or communities linked by social, economic, religious or blood ties with a common culture and dialect, typically having a recognized leader। एक सोसाइटी की पहचान उस सोसाइटी से रिलेटेड कई फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं। जनरली सोसाइटी के आइडेंटिटी को इसके कल्चर, बिलीफ सिस्टम, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डेमोग्राफी, ग्लोबलाइजेशन जैसे फैक्टर्स शेप करती हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, इनकी इंपॉर्टेंस की प्रायोरिटी भी बदलती रहती है। फिलहाल हम अपने डिस्कशन के कंटेक्स्ट में इनमें से 3 फैक्टर्स पर फोकस करेंगे: कल्चर, बिलीफ सिस्टम एंड डेमोग्राफी। और हमारा दायरा ट्राइबल सोसाइटी तक ही सीमित रहेगा। तो पहले कल्चर को समझते हैं। व्हाट इज कल्चर? स्टुअर्ट हॉल, जिन्हें कल्चरल स्टडीज के फील्ड में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर माना जाता है, उनके मुताबिक कल्चर एक डायनामिक और कंस्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है। वे कहते हैं कल्चर एक साइट है जहां डिफरेंट ग्रुप्स के बीच मीनिंग, वैल्यूज और आइडेंटिटीज के लिए कांस्टेंट निगोशिएशन चलती रहती है, एक दूसरे से निगोशिएट करते रहते हैं। अब बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी के साथ मिलकर कल्चरल आइडेंटिटी और सोसाइटल नॉर्म्स फॉर्म करती हैं। इनसे वैल्यूज और प्रैक्टिसेस इवॉल्व होती हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी में भी बाकी कम्युनिटीज की तरह ही बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी बिलीफ सिस्टम के आधार पर इनके ट्रेडिशंस और रिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती है। इनके फेस्टिवल्स भी बाकी की तरह ही बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है और इन्हें अपने कल्चर को इंटेक्ट रखना है तो बिलीफ सिस्टम को भी इंटेक्ट रखना ही होगा। इसी तरह डेमोग्राफी भी कल्चर को शेप करती है। यह एक ट्राइबल सोसाइटी में और भी ज्यादा तवज्जो रखती है क्योंकि यूजुअली ट्राइबल कम्युनिटीज को वल्नरेबल मानी जाती है और यही अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासियों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस डेमोग्राफिक चेंजेस के एग्जाम्पल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इन देशों में पहुंचकर यूरोपियंस ने यहां के मूल निवासियों को ही एंडेंजर्ड और मार्जिनलाइज्ड कर दिया। आज दुनिया जानती है इन देशों के नेटिव्स की क्या हालत है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी त्रिपुरा एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है। तो क्या ये डेमोग्राफिक पैराडिम शिफ्ट अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासियों के लिए उतना बड़ा खतरा है जैसे बताया जा रहा है, या बिलीफ सिस्टम के चेंज होने से उनके अस्तित्व को खतरा है, या कल्चर का डायनेमिज्म उनके लिए ज्यादा खतरनाक है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों हम देखें तो इसमें इन सब का अपनी अपनी अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा।
हमें किसी भी इशू को लेकिन टेकअप करने से पहले इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को टटोलने होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो भाई हमारे पास है ही, तो इसे और क्यों बढ़ाना है। वी शुड लुक फॉर द सॉल्यूशन एंड फॉर दैट इस इशू में भी हमें सॉल्यूशंस के उन टारगेट को हिट करनी है जिससे समाधान आ सके। हमें यह समझना होगा कि हम जिस प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो किस चीज की है और किस तरह होगा। मतलब फेथ के नाम पर नारेबाजी लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें जानना होगा हमें क्या और कैसे करना है। इस पर यह गौर करना भी लेकिन बहुत जरूरी है कि इन एक्टिविटीज से लेकिन हमारे देश के शांति में, हमारे देश के पीस में कोई आंच ना आए। जैसे कि हम अभी जानते हैं कि कल्चर एक डायनामिक कंसेप्ट है और कल्चर से जुड़ा एक और कंसेप्ट है ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, पर ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। इसके डिफरेंस और इनके रिलेशन को अगर हम समझ जाएं तो व्हाट टू प्रिजर्व एंड हाउ टू प्रिजर्व की बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कल्चर एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। कल्चर रिफर्स टू शेयर्ड वैल्यूज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन ट्रेडिशन का मतलब होता है स्पेसिफिक कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स पास डाउन थ्रू द जनरेशंस। ये एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी को दर्शाता है, क्योंकि हम इसे ट्रेडिशन को हम जनरेशन से जनरेशन लेकर आते हैं। मतलब हमारे कल्चर में चेंजेस आसानी से आ सकती है, पर ट्रेडिशन में अगर चेंज कर दे तो उस कम्युनिटी की बेस ही हिल जाएगा। आप इसे इस एग्जांपल से समझिए, जैसे शादी एक कल्चर है, लेकिन अलग अलग मजहब के लोग इसे अपने अपने तरीके से करते हैं। मतलब कोई मंदिर में तो कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, और ट्राइबल के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आई। चाइना में एक कम्युनिटी है, ना कम्युनिटी। इस ना कम्युनिटी के लोग शादी नहीं करते पर बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनके रिवाज के अनुसार मर्द ऑफकोर्स औरतों की रजामंदी से उनके साथ औरतों के ही घर में सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म दोनों। रात भर लड़की के घर लड़के रहते हैं और सुबह अपनी माँ के घर चले जाते हैं। और अगर बच्चा हो जाए तो बच्चे की जिम्मेदारी लड़की के परिवार वालों को आ जाता है, लड़कों का कुछ नहीं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर ऐसे कल्चर भी हैं। लेकिन ये कल्चर क्योंकि डायनामिक ऐसे खत्म किया जा सकता है। खैर, हम अपने टॉपिक में लौट कर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि शादी को अपने तरीके से करना ट्रेडिशन है और शादी एक कल्चर है। अब क्योंकि कल्चर डायनामिक है, कल को कोई कम्युनिटी चाहे तो इस रिवाज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, मतलब शादी को खत्म कर सकते हैं। पर जब तक शादी होती है तब तक हमें ट्रेडिशनल वेज फॉलो करने होंगे। लेकिन फिर ट्रेडिशन भी कंप्लीटली स्टैटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शादी के तरीके जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल हैं, पर अब शादी को भी लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारा के बजाय डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कंसेप्ट को यहां पर ला रहे हैं। पर इसके कोर कंसेप्ट इंटैक्ट हैं। वो है निकाह के नियम, चर्च या मंदिर के अपने रिवाज, या ट्राइबल कम्युनिटी में उनके अपने रिचुअल्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस और आप कल्चर और ट्रेडिशन के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। इसमें हमें एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। जहां तक मैंने पढ़ा है उससे मुझे एक बात तो समझ में आई है कि धर्म और कुछ नहीं, इंसान को अनुशासित करने के लिए बनाए गए नियम होते हैं। ये उन दिनों जब लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया था, ये एक मीन्स था जो लोगों को क्राइम करने से रोकता था। ये हेवन हेल, भगवान का क्रोध, दोजाग सब किसी तरह के डिटरेंस थे जो लोगों को डरा कर रखता था ताकि वे क्राइम कमिट ना करें। और बाद में इसे जिस तरह समझ में आया उसे अपने तरीके से अपने लोगों को समझाने लगा। बाकी सब बातें अलग, पर मैं यह बात कभी नहीं मान सकता कि अलग अलग धर्म के लोगों को उनके अपने अपने भगवान ने बनाए होंगे। लेकिन ये कहते हुए मैं फिर मानता हूं, बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। मैं एक डेटिस्ट हूं और मैं हर धर्म के भगवान की इज्जत करता हूं। किसी भी बड़े काम से पहले मैं गॉड, भगवान, अल्लाह, दोनी पोलो सभी को याद करता हूं और इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक अंदरूनी ताकत, एक अंदरूनी शक्ति मिलती है। लेकिन मैं किसी भी धर्म या आस्था के लिए किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये नहीं लड़ूंगा, ये बात तो पक्की है। इस बात से अलग धर्म भी अपने अपने किरदार निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियनिटी ने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई थी, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और रिलीजन का अपने हर पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट के साथ एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है, वो है इनके एक्सपांड करने का। रिलीजन ऑलवेज वांट्स टू एक्सपांड। सच कहे तो मैं मानता हूं
इनका कोई इंटेंशन भी नहीं रहता होगा कि वे किसी भी तरह से किसी के कल्चर या ट्रेडिशन को हार्म करें, उसे नष्ट करें, पर इनके जो एक्सपांशन प्रोसेस है इसमें ये ऑटोमेटिकली असर कर ही जाता है। और यही कारण है कि इस मामले में अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस फेथ वाले इतने कंसर्न है, और ICR और वेस्ट सियांग के रिसेंट इंसिडेंट्स इसी का नतीजा है। पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इन सभी समस्याओं का समाधान, इसका हल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आराम से दिया हुआ है, बस इसे जानने की जरूरत है। जैसे सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में यही वो राइट नहीं है, और कई सारे हैं, और इन राइट्स के साथ कई कंडीशंस भी दिए गए हैं। और हमें जब तक ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी, हम इस तरह के कन्फ्यूजन्स में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। ICR और वेस्ट सियांग में, देखिए इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों अभी न्यूज़ में हैं, इसे जनरल चीज़ समझिएगा, इन दोनों को बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि आर्टिकल 25 को बेस बनाकर उन दोनों जगहों पर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ने लैंड परचेज किया। हालांकि ICR में ये प्राइवेट लैंड्स हैं, पर वेस्ट सियांग में रिपोर्टेडली क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम पर लैंड डीलिंग हुई है। परहैप्स अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने कोम्बो गांव में उनके नाम पर एक जमीन खरीदी है, और इसी जगह वे कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहते थे। इस गांव के लोकल्स को इस पर आपत्ति हुई, और इस कारण इतना बड़ा बवाल था। मैं पर्सनली इसलिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिलीजियस क्लैश नहीं मानता। दरअसल यहां गांव वालों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और उनका सेंटिमेंट ये था, दिस विलेजर्स हैड द सेंटिमेंट ऑफ नॉट बीइंग कंसल्टेड, कि ACF इतने बड़े इवेंट करने जा रहे हैं, लेकिन कंसर्न विलेज के जो अथॉरिटी हैं उनसे परमिशन नहीं लिया। और ये इंसिडेंट इसीलिए किसी भी तरह से क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कोई और ग्रुप भी ACF की जगह होती, तब भी कोम्बो वाले इसी तरह रिएक्ट करते, उनसे परमिशन लेने की बात होती। लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, यह बवाल आराम से अवॉइड किया जा सकता था। अब आप गौर से सुनिए, हिंसा किसी भी तरह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इंस्टेड अगर लोकल्स लीगली जाते तो बड़े आराम से इस इशू को लीगली रिजॉल्व कर सकते थे। हमारी समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, जिसमें प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रीच जैसी चीजें शामिल हैं। पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जहां ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वही पार्ट 10 में ट्राइबल लैंड्स के राइट्स भी दिए गए हैं। खास करके अरुणाचल प्रदेश तो BAFR 1873 से प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब है यहां कोई भी आउटसाइडर जमीन नहीं खरीद सकता। ये शेड्यूल 5 प्रोटेक्टेड स्टेट है। इस आधार पर इसका मतलब यह है कि ACF ने जो लैंड अपने नाम पर खरीदी है, वो विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट इलीगल है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो इस पर गांव वाले 3 चीजें कर सकते थे। पहली चीज, इस बात का इंटीमेशन वे DC को दे सकते थे कि इस ट्राइबल लैंड का परचेस इलीगल है, इसे गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई है, जिसके आधार पर उस जगह कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस रोकी जा सकती थी। और दूसरी चीज, वे एक PIL फाइल कर सकते थे, और इस लैंड डीलिंग को वे कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। इसका मतलब अंटिल फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, यहां रिलीजियस एक्टिविटीज, इन दिस केस क्रिश्चियन की रिलीजियस एक्टिविटीज, इस पर रोक लग सकता था। साथ ही ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई लीगल लैंड डीलिंग ना हो, इंडिजिनियस फेथ वाले अरुणाचल प्रदेश के लैंड लॉज में अप्रोप्रिएट लॉज अमेंड करने की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये सब एक्टिविटीज करने के बजाय लोकल्स द्वारा सुपरफिशियल काम हुए हैं, बहुत ही आर्टिफिशियल काम हुए हैं। DC को कंप्लेन लिखना ठीक था, पर उसका बेस, लॉजिक और रीजन इम्प्रॉपर थे। ऊपर से DC के परमिशन के बावजूद उनका रास्ता रोकना, वायलेंस और टेंस्ड एटमॉस्फेयर जैसे एक एम्बियंस क्रिएट करना, मैं तो कहूंगा ये बहुत ही मेच्योर और हेस्टी स्टेप्स थे। पता है, इससे देश और दुनिया दोनों में हमारे राज्य के प्रति गलत इंप्रेशन जा सकता है, और इससे भी बुरा, हम आज के हमारी पीढ़ी को इंटॉलरेंस और हैट्रेड भी सिखा रहे हैं, उन्हें नफरत सिखा रहे हैं, उन्हें लड़ना सिखा रहे हैं। अपने प्रैक्टिसेस की प्रिजर्वेशन अलग है, और नफरत फैलाना एक अलग बात है। और जहां तक डिप्टी कमिश्नर की जुरिडिक्शन की और पावर की बात आती है, डिप्टी कमिश्नर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पार्ट में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, वहां उनके पावर थोड़े से लिमिटेड हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश 5th शेड्यूल के अंदर है। साथ ही कस्टमरी और ट्रेडिशनल मैटर्स में इनके रीच लिमिटेड तो हैं, पर ऑफ कोर्स विलेज काउंसिल्स के जरिए ये यहां भी अपनी प्रेजेंस फील करवा सकते हैं। तो यहाँ लोकल्स के
ये दावे कि उनसे भी परमिशन ली जानी चाहिए थी, जहां तक मैंने समझा है ये लीगली इतना अपीलिंग नहीं है। तो ये तो रही लीगल इश्यूज पर कुछ बातें जो हमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बना सकती हैं। हमारे अपने देश का कानून है भाई, अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोग तो इसे मानेंगे नहीं। चलिए, हमने बाकी बातों के साथ रिलीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लिमिटेशंस पर भी बात की। अब जरा ट्राइबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिश्चियनिटी या कोई भी नॉन इंडिजिनियस बिलीफ या प्रैक्टिस ट्राइबल एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो शुरुआत में हमने एक ट्राइबल कम्युनिटी की डेफिनेशन को भी आपको बताया था, और ट्राइब्स के अपने कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं, उन्हें वे फॉलो करते हैं, इसलिए वे ट्राइबल कहे जाते हैं। एक कम्युनिटी से बिलोंग करने के लिए सबसे पहले उस कम्युनिटी में उन्हें पैदा होना होगा, और फिर अभी जो फॉर दैट मैटर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसे अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना होगा। और हमारा बिलीफ सिस्टम एक ऐसा कंसेप्ट है जो कल्चर और ट्रेडिशन के बीच ओवरलैप करता है। अब ट्राइबल कम्युनिटी में, जैसे मैंने पहले कहा, बिलीफ सिस्टम एक कोर फैक्टर है। इसका मतलब है बिलीफ सिस्टम में चेंजेस का आना बोथ कल्चर और ट्रेडिशन को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, मतलब इसकी नुकसान करवा सकता है। कल्चर इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज इट्स डायनामिक, लेकिन अगर ट्रेडिशन इसे एक्सेप्ट कर लें तो प्रैक्टिसेस बदल जाएंगी, मतलब हमारी आइडेंटिटी और प्रैक्टिसेस जेपरडाइज हो सकती हैं। जैसे मैंने शादी का पहले एग्जांपल दिया था, आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हो, पर शादी के जो कोर प्रैक्टिसेस है वो आप नहीं बदल सकते, तभी आपका ट्रेडिशन बना रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे एक ट्राइबल कम्युनिटी की जो जिम्मेदारी रहेगी वो ये होगी कि वे अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करें, इसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि संविधान ने ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसिलिटीज दिए हैं ये यूं ही बेमतलब नहीं दिया है। इन्हें शेड्यूल्स के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है कि इनके प्रैक्टिसेस में कोई एडल्ट्रेशन नहीं आए, इनकी ज़मीन पर कोई किसी तरह का कोई एनक्रोचमेंट ना हो, ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक कल्चर, यूनिक ट्रेडिशन प्रिजर्व करें। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोपोनेंट्स ने हमें ये जिम्मेदारियां दी है। अगर हम अपनी इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं किसी भी कारण, तो क्या हमें उन फैसिलिटीज को लेने का हक है? आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और आप उस प्रोटेक्शन के दायरे में रहकर अपने प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उस प्रोटेक्शन के हकदार हो? अपने आप से आप सवाल कीजिएगा। आज इन कुछ सवालों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। अगले वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिलीजन्स, यहां क्रिश्चियनिटी की एंट्री और नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के पॉसिबल इंपैक्ट्स डिस्कस करेंगे इतिहास के साथ। तब तक आप भी इस विषय में चिंता कीजिएगा और अपनी सोच मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।